नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की समरी देख रहे हैं और आज हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर 3 में, जिसकी हेडिंग है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, कि गरीबी किस तरह देश के लिए एक तरह चैलेंज है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं और सरकार द्वारा या सिविल सोसाइटी द्वारा क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर ले, गरीबी होती क्या है। हम आप सभी जानते हैं गरीबी क्या होती है। जब एक मानव अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी न कर सके, उसके पास इतनी लिवलीहुड ना हो, इतना पैसा ना हो, इतने रिसोर्स ना हो कि वो अपना जीवन अच्छी तरह जीवन यापन कर सके, अपना जीवन अच्छी तरह जी सके, तो हम उसको एक गरीब व्यक्ति कहते हैं या उसे गरीबी कहते हैं, उस पूरे फिनोमेना को। हमने आसपास में अपने शहरों में बहुत सारी ऐसी झुग्गियाँ देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट में रहने वाले लोग देखे होंगे, कुछ भिखारी लोग देखे होंगे, जिनको देख के हमें सहसा ही अपने फील आता है कि ये कितने गरीब हैं। इनके पास खाने का कोई सोर्स नहीं है, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनको पता नहीं है कि इनके पास आज शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनके पास रहने को छत नहीं है। तो आम भाषा में कहें कि गरीबी को हम समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास खाने का सोर्स नहीं है पक्का, और जरिया नहीं है, और उसके पास रहने को शेल्टर नहीं है, तो हम उसको गरीब कह सकते हैं। भारत की बात करें तो लगभग यहाँ पे हर 4 में से एक आदमी गरीब है। वैसे ये एक बहुत ही एक्सेगरेटेड एक तरह का फॉर्मूला है, मतलब गरीबी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो फिगर बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि हर 4 में एक गरीब है भारत में, और लगभग 26 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। हम बात करेंगे क्या होती है गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक अर्बन केस का। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति है राम सरन, और 1500 रुपये महीना ये कमाता है। इसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। और आप सोच सकते हैं कि 1500 रुपये महीना मतलब रोज़ का 50 रुपये के हिसाब से जो व्यक्ति कमा रहा है वो 6 लोगों की फैमिली को कैसे मैनेज करेगा। और वो एक डेली वेज वर्कर है, और उसकी जो वाइफ है वो भी लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा करती है, 800 रुपये वो भी कमाती है। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि इनकी जो पूरी फैमिली है ये किसी न किसी काम में लगी हुई है, और इनके जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते हैं, इनके पास कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ये एजुकेशन तो इनके पास है ही नहीं है, और इनके पास जो 2 मील्स का जो जरिया है वो भी नहीं है। कभी कभी इनको खाना मिलता है, नहीं मिलता है। इस फैमिली में बताया गया है कि इनके पास जो जूता है वो भी एक तरह की लग्जरी है, और जो इनके घर में छोटे बच्चे हैं राम सरन के, वो तो अंडर न्यूट्रिश्ड है, मतलब कुपोषण का शिकार है, और इनके पास किसी भी तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। अगर ये बीमार भी हो जाते हैं तो अपने बिना इलाज के ही उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाए, और इस चक्कर में उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। वहीं एक ग्रामीण क्षेत्र का एग्जांपल दिया है, इसका नाम है लाखा सिंह, और ये रोज़ के 50 रुपये कमाता है। और ऐसा भी नहीं कि ये फिक्स डेली वर्कर है कि इसको रोज़ के 50 रुपये मिलेंगे। जिस दिन काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उस दिन 50 रुपये इसको मिलेंगे। उसकी फैमिली में 8 लोग हैं। कुछ दिन पहले इसके पिताजी जो है 2 साल पहले टीबी की बीमारी से चल बसे थे। अब उनकी उसकी जो माता है लाखा सिंह, उसको भी टीबी है, और 8 लोगों का इनका परिवार है। कच्चा घर है इनके पास, और आप सोच सकते हैं कि इनके पास साबुन आ जाए या फिर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, वो भी इनके लिए लग्जरी है। ये हम आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा किसी तरह कि एक साबुन या किसी के लिए जूता पहनना एक लग्जरी का आइटम हो सकता है, लेकिन हाँ, गरीबों के लिए तो ये सब लग्जरी ही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं पॉवर्टी के लिए। तो कुछ बेसिक कारण हम इससे बोल सकते हैं कि अगर कोई किसान है, उसके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेसनेस है, तो वो गरीबी रेखा गरीबी हो सकता है, या गरीबी में ढकला जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट है किसी व्यक्ति के पास, वो उसने पढ़ाई लिखाई की है या फिर उसका स्किल है, लेकिन उसका जॉब नहीं है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, तो वो गरीब तो हो जाएगा। अगर साइज़ फैमिली की साइज़ बड़ी है, तो एक तरह से वो व्यक्ति जो परिवार है वो गरीब हो सकता है। इलिटरेसी बहुत बड़ा रीज़न है, जिसे कहते हैं जो व्यक्ति साक्षर नहीं है, जो अनपढ़ हैं, अमूमन वो छोटा काम ही करते हैं और जीवन भर वो गरीबी में रहते हैं। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, 4 दिन काम करता है, 5वें दिन बीमार हो जाता है, तो जितना उसने कमाया उतना उससे ज़्यादा तो उसने अपने इलाज में लगा दिया। जो बच्चे बचपन में ही माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं, अंडर न्यूट्रिशन रहते हैं, तो उनका जो बड़ा मतलब शरीर का विकास ढंग से नहीं हो पाता, और फिर किसी भी तरह के वो काम को करने में पूरा अपना 100% नहीं दे पाते पूरी ज़िंदगी। चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बच्चा छोटी उम्र में ही काम करने में लग गया, मजदूरी कर रहा है, बाल मजदूरी कर रहा है, तो पढ़ाएगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो फिर वो किस तरह अपनी स्किल्स, अपने जो फ्यूचर है उसको ग्रूम कर पाएगा। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके पास हेल्पलेसनेस की भी कमी होती है। तो हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं, और इस दोनों एग्जाम्पल में लाखा सिंह और रामसरन के एग्जाम्पल में ये समझा कि
भूख और लैक ऑफ शेल्टर, मतलब अ, सर पे छत ना होना, ये दो मेन रीज़न हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को गरीब कहने के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा अगर, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले मैंने बोला किसी व्यक्ति को एक डिसेंट लाइफ जीवन जीने के लिए अगर वो सक्षम नहीं है तो उसे हम गरीब कह सकते हैं। तो डिसेंट लाइफ में, जो कि हमारा संविधान का आर्टिकल 21 भी कहता है कि इस गरिमा में जीवन जीने का अधिकार देता है हमें वो। तो अगर उसको क्लीन वाटर की फैसिलिटी नहीं है, उसके पास सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी हम गरीब कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि इस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता, या देश तब तक पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक इस देश का हर एक व्यक्ति भुखमरी से निजात ना पाले, मतलब उसके पास ये टेंशन नहीं हो कि उसको आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। और सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। राइट टू फूड का एक एक्ट आया था 2013 में, और उसके तहत सरकार ने कोशिश की है कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ से हर एक व्यक्ति को कम से कम उसके जीने के लिए जो खाने की ज़रूरतें हैं उसको पूर्ति हो जाए। और उसके लिए सरकार ने राशन कार्ड की व्यवस्था की है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ से वो सब्सिडाइज रेट में जो उसको गेहूँ चावल मिलता है वो मिल जाता है। तो ये हमने राइट टू फूड एक एक्ट निकाला था 2013 में। अब जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो गरीबी को इससे ऊपर समझते हैं, और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो गरिमामय जीवन जीने का जो अधिकार है, अगर उस अधिकार में किसी भी चीज़ से वो वंचित हो जाता है तो उसको हम गरीबी की श्रेणी में डाल सकते हैं। उसके अंतर्गत ये वो उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ये उसकी हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी रखना चाहते हैं, ये उसको क्लीन वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटी देना चाहते हैं, ये उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना चाहते हैं। ये सारी बातें अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसको हम गरीब नहीं करेंगे, और इसमें कोई भी एक बात अगर वो लैक करता है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति पुअर या गरीब है, और वो पॉवर्टी है उसके परिवार में या उसमें। सोशल एक्सक्लूजन की बात करें, सामाजिक बहिष्कार की बात करें, तो ये बात तय है कि भाई जो गरीब होता है वो गरीब बस्ती में ही रहता है, गरीबों के साथ रहता है, और जो अमीर वर्ग है या जो तो संपन्न वर्ग है वो उसको हमेशा हीन दृष्टि से देखते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे दूर ही रहे, हमारे घर का छोटा मोटा काम करे लेकिन हमारे हमसे घर से दूर रहे। इसकी जो बस्ती है, मलिन बस्ती है, जो कि झोपड़ी है, हमारे बड़े बड़े शहरों, बड़ी बड़ी मल्टियों से दूर रहे। और ये एक तरह का सोशल एक्सक्लूजन जो है, ये समय के साथ जो कास्ट सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है वो पुराने समय से गरीब रहे हैं, पॉवर्टी में रहे हैं। तो आज भी SC ST अगर कोई होता है तो एक तरह से मन में भावना आ जाती है संपन्न वर्ग की कि हो सकता है ये गरीब हो। बशर्ते आज हमारे देश में अगर हम देखें तो देश के राष्ट्रपति जो हैं वो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लेकिन फिर भी एक सोशल एक्सक्लूजन का जो माइंडसेट है वो संपन्न वर्ग में है अभी भी। तो ये सारा जो खेल हुआ है ये सब पॉवर्टी के कारण या गरीबी के कारण ही हुआ है। अब जो अगला टॉपिक है वो वल्नरेबिलिटी, मतलब इसे भेद्यता कहते हैं। तो आम भाषा में कहे कि कौन कितना ज़्यादा रिस्क प्रोन है। तो जो व्यक्ति गरीब है उसको और गरीब होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले से गरीब है, और अगर उसके पास जो उसका काम काज चल रहा है वो अगर बंद हो जाए, उसकी सेहत ख़राब हो जाए, उसकी घर में कोई दिक्कत आ जाए, उससे घर में कोई बीमार हो जाए, या उसका जो घर है वो गिर जाए, तो फिर वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है। और अगर इनके घर में तो कोई बीमार हो जाता है तो इनको ये आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हम एक सर्वे ने कहा था कि हमारे देश में हर साल लगभग 20 से 22 लाख लोग गरीब गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस है अस्पताल में वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको उनके पास जो भी संपत्ति होती है उसको बेच के वो अपने घर के व्यक्तियों का इलाज कराते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम्स फॉर एवरीबॉडी, मतलब जब भी बुरा वक्त आता है तो ये जो गरीब व्यक्ति हैं या जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं या फिर थोड़ा मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा दिक्कत होती है, इनकी भेद्यता ज़्यादा होती है कि और गरीब हो सकते हैं। ये इन पर जो बुरा वक्त होता है वो डबल मार करता है इन पर। अब बात करते हैं गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन को लेकर। तो पॉवर्टी लाइन का जो मेज़र किया जाता है दो फैक्टर में किया जाता है, एक तो होता है इनकम, दूसरा होता है कंजप्शन लेवल, कि आप कितना कमाते हो और आपकी खुराक कैसी है, आप खाना क्या खाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है। अगर मेंस में आ गया सवाल के पॉवर्टी लाइन में आप लिखिए, 3 वर्ड्स में 3 मार्क्स का सवाल आता है तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन इज़ यूज टू मेजर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजप्शन लेवल्स। तो ये अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। किसी देश में एक निश्चित अमाउंट कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होता और उससे कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब होता है। तो जिस देश के जैसा सिनेरियो है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से उनके जो
पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है वो अलग अलग है। अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे जो कंजप्शन लेवल है उसको कहा गया है कि अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है वो दिन की 2400 कैलोरी उसको खाना मिल रहा है और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी खाना मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, और इससे कम अगर उसकी खुराक हो रही है उसको खाना मिल रहा है तो वो गरीबी में आता है। ये कंजप्शन लेवल में कहा गया है। और अगर हम इनकम में बात किया जाए तो सरकार ने कहा था कि 2000 में जो कैलकुलेशन हुआ था उस हिसाब से कहा था कि शहर में अगर कोई व्यक्ति 450 रुपये महीना कमाता है और गांव में अगर वो 328 रुपये महीना कमाता है तो वो गरीब नहीं है। ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 400, 500 या 1000 रुपये में किस तरह महीना जिएगा। फिर भी सरकार की डेफिनेशन है। और ये जो हमने बात की है ये सारी डेफिनेशन निकालता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और यही सैंपल ये एक तरह से हमारे देश का सर्वे करने वाला एक बहुत ही बड़ा और पायनियर इंस्टीट्यूशन है। ये देश में सर्वे करता है कितने लोग गरीब हैं और देश की क्या स्थिति है और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी निकालता है। और वर्ल्ड बैंक ने, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसने कहा था कि जो व्यक्ति $1 से कम पर डे कमाता है उस व्यक्ति को हम गरीब कह सकते हैं। अब $1 की कीमत आज भारत में, अगर भारत के सिनेरियो से देखें तो लगभग 70 रुपये है। तो मतलब महीने के 2100 रुपये से जो कम कमाता है वो गरीब है। और हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या देखा, 450 रुपये और 328 रुपये। तो ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स की, कि हमारे देश में जो गरीबी का जो एस्टिमेट है वो कैसे निकाला जाता है और क्या रहा है। देखिए हमारे देश की जो भी सरकार आई है, चाहे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी हो, चाहे अब आज मोदी हो, इन सब का मूल मंत्र यही रहता है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटती नहीं है लेकिन गरीब हट जाता है। और कई बार ये जो पार्टियाँ वो सत्ता में आई हैं गरीबी का नारा लेके, भुखमरी, गरीबी, हंगर का नारा लेके लोग आई हैं कि हम ये सबको दूर कर देंगे, हम आपको एक अच्छा जीवन देंगे। और एक अच्छे जीवन की आस में लोग पार्टियों को वोट भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गरीबी जाती नहीं, क्योंकि गरीबी चली जाएगी तो एक तरह का जो बात कहें कि पॉलिटिक्स का मेन एजेंडा है वही हट जाएगा। फिर भी वो तो जैसे अपने जुग से ही है। अब बात कर लेते हैं कि 1973 से 1993 के बीच में जो 2 टिकट गुजरे थे तो उसमें हमने पाया कि हमारे देश में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसकी वजह से गरीबी कम हुई है और बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, भारत को प्रशंसा का पात्र है कि दुनिया में सबसे तेज़ी से गरीबी से ऊपर उठने वाले देशों में भारत है। और बहुत सारे इसने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और लेकिन फिर भी ये माना गया कि देश में लगभग 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गरीब है। 1973 में हमारे देश में 55% लोग गरीब थे और 1993 में 36% गरीब है। अभी एक एस्टिमेट दिया है कि पॉवर्टी रेशियो का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 1973-74 में जो ग्रामीण क्षेत्र में 56% लोग गरीब थे, उसके बाद 20 साल बाद 37% लोग गरीब बचे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 साल बाद 27% गरीब बचे। मतलब गरीब जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है, पॉपुलेशन भी गरीबी से रेखा से ऊपर आ रही है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रही है पॉपुलेशन, ये अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं वल्नरेबल ग्रुप से, मतलब ऐसे लोग जो कि ज़्यादा रिस्क प्रोन है, इन पे ज़्यादा खतरा है कि ये लोग गरीब हो सकते हैं। तो इनमें मेन तो वो आते हैं जो कि मैंने बताया था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और जो डेली वेज वर्कर्स हैं और जिनके पास कोई फिक्स इनकम नहीं है वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। विमेंस इसमें खासकर वल्नरेबल ग्रुप्स में आती हैं। एग्रीकल्चर लेबर्स जिनके पास ज़मीन नहीं है वो इसमें एक ग्रुप में आते हैं। कैजुअल लेबर्स जिनको कभी कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता वो इस ग्रुप में आते हैं। ये सब ऐसे लोग हैं कि जो कि बस अपना जीवन जी रहे हैं किसी भी तरह, और एक भी बुरी स्थिति आने पे, बुरी विपदा आने पर ये बहुत तेज़ी से गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं और गरीब हो सकते हैं। मतलब इनका जीवन जीने का संघर्ष शुरू हो सकता है। इनको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, कहाँ रहें। ना इनके पास शेल्टर होगा, ना इनके पास खाने के लिए सही पर्याप्त व्यवस्था होगी। तो ये एक आप देखिए पॉवर्टी इन इंडिया 2000 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स का एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 51% लोग गरीबी में आ रहे हैं, अर्बन लेबर्स में 50% लोग आ रहे हैं, ग्रामीण जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं 47% ला रहे हैं। तो एक तरह से बताया गया है कि हर 100 में से कितने लोग ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स में आ रहे हैं जो कि बिल्कुल हाई रिस्क में हैं गरीब होने में। और ये बात जग जाहिर है कि जिस देश में जो व्यक्ति गरीब रहेगा वो देश की इकोनॉमी में
ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि उसको यही टेंशन रहेगी कि मैं आज का दिन कैसे गुजारूँ, मैं, मेरे बच्चे आज क्या खाएंगे, मैं कहाँ रहूँगा, आज अगर पानी गिर रहा है तो मेरे घर की छत नहीं है, मैं, हम लोग कैसे आज रात गुजारेंगे। तो इसी टेंशन में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट है, लेकिन ये लोग की ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक तरह से इनका जीवन खुद के लिए भी लाइबिलिटी हो जाता है और सरकारों के लिए भी लाइबिलिटी हो जाता है। तो ये सरकार की लाइबिलिटी कि इन लोगों को ऐसा लाइबिलिटी से रिमूव करके एसेट में कर तब्दील करें, क्योंकि ये लोग तो तैयार है काम करने के लिए, ये लोग तो तैयार है अपना लेबर देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि ये लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक कन्वर्सेशन बताया गया कि ये एक आदमी बोल रहा है कि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं बचता इस शहर में रहने के बाद कि मैं अपने गांव में रहने वाले परिवार को कुछ पैसा भेज सकूं और जिससे मेरे बच्चे भी आज स्कूल जा सकें। तो जो वुमेन है, एल्डर, जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, इनको एक तरह से सिस्टम ही डिराई कर देता है कि आपका जीवन ही किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप लोग एक तरह से हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। ये एक गरीब फैमिली की सोच में बता रहा हूँ। यहाँ पे शिवरामन की एक कहानी बताई गई है। ये एक कॉबलर है, मोची है, और ये बता रहा है कि मैं रोज़ के 50 रुपये कमाता हूँ और कभी कभी तो पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और इसने अपने खर्चे भी यहाँ बताए हैं। अल्टीमेटली सारा सार यही है कि मैं किस तरह अपने बच्चों को स्कूल भेज पाऊँ, किस तरह अपने बच्चों का इलाज करा पाऊँ, किस तरह एक अच्छा जीवन जी पाऊँ। तो हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो पॉवर्टी लेवल है काफ़ी कम है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। इसे कहते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। तो ऐसा इसलिए कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, और रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक तरह से कम पड़ रहे हैं। तो जो राज्य की जनसंख्या या पॉपुलेशन कम है वहाँ पे पॉवर्टी लेवल कम होगा, और जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा होगा। साथ में जो ऐसे राज्य हैं जो कि नेचुरल कैलेमिटी से हमेशा घिरे रहते हैं, जैसे उड़ीसा की यहाँ बात हुई, उड़ीसा हमेशा बेचारा बाढ़ आता रहता है, साइक्लोन आता रहता है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसे बनता बिगड़ता रहता है, तो वहाँ पे जो पॉवर्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद बिहार की बात किया जाए, बिहार यूपी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है। आसाम त्रिपुरा की बात करें तो इनका जो टेरेन है, इनकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि ये एक तरह से पहाड़ी राज्य हैं, और उनके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने का उनके पास ज़्यादा जरिया नहीं है, और ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस नहीं है कि हर तरह का काम ये कर सकें। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एक तरह से ज़्यादा ही है और सीरियस प्रॉब्लम है। वहीं अगर कुछ ऐसे राज्य की बात करें जैसे केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है काफ़ी फ्लरिश होता है, यहाँ के किसान काफ़ी अच्छे हैं, समृद्ध हैं। गुजरात की बात करें तो एक तरह का कमर्शियल स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारा वाणिज्य होता है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करें तो इन्होंने अलग अलग सेक्टर में अपने आप को इतना ग्रूम कर लिया है कि यहाँ के अमूमन हर एक आदमी को कोई ना कोई रोज़गार मिल ही जाता है। और ये जो स्टेट होती हैं ये उनकी प्रायोरिटी होती है कि उन्होंने किस तरह की पॉलिसी बनाई है पिछले सालों में, जिससे वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका किस तरह दोहन किया जाए। तो केरला जो है अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफ़ी आगे रहता है, और वो तय करता है कि हमारे हमारे राज्य का हर एक व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है उसके पास काम हो, और हमारे राज्य का हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसके जो ज़रूरत हो, जो नीड हो, उसको फुलफ़िल कराई जाए। अब ग्लोबल पॉवर्टी से सिनेरियो की बात करके दुनिया भर में जो गरीबी है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। तो जैसे कि हमने बात की थी, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जो $1 से पर कम कमाता है एक दिन में उसको हम गरीब मानेंगे। और इसमें बताया गया कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जो और जो चाइना है, वहाँ पे जो गरीबी वो काफ़ी तेज़ी से कम हुई है। और भारत को भी इसने अपलॉड किया है कि हाँ आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यही बताया गया कि हमारे देश में जो, खासकर भारत की बात इसने कही है वर्ल्ड बैंक ने, कि हमारे भारत में जो पुराने लोग हैं वो तो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी गरीब होने में ऐड हो जा रहे हैं। तो एक तरह से साइकिल चल रहा है कि मतलब परसेंटेज कम हो रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन नए लोग भी गरीबी की ओर ढकेले जा रहे हैं। तो जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे जो पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा वरिंग सिचुएशन में है। अब यहाँ पे कुछ हमारे राज्य दिए हैं और एक तरह का बार ग्राफ दिया है कि आप तय देख सकते हैं कि किस राज्य में कितनी ज़्यादा गरीबी है। उड़ीसा में बताया गया कि हर 100 में से 47 आदमी गरीब है। वहीं जम्मू कश्मीर में देखें तो हर 100 में से 3.5 आदमी गरीब है। तो एक तरह का ग्राफ है, आप देख सकते हैं कौन सा राज्य में ज़्यादा गरीबी है, कौन से राज्य में कम गरीबी है, और ये सब डिपेंड करता है उस राज्य की सरकार की विल पावर पे। और दूसरा वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनकी जो टोपोग्राफी, उन सब पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि सब सहारन जो अफ्रीका वाला एरिया है, जहाँ पे सहारा डेजर्ट है, वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस ने
जो संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, उसने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे। मिलेनियम, जब वर्ष 2000 हुआ उसे मिलेनियम कहा गया। तो 2000 से 2015 के लिए हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे, और इसमें एक गोल था कि हमें पॉवर्टी को दूर करना है, हर एक व्यक्ति को गरीबी से ऊपर उठाना है। सॉरी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट सॉरी तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव तो नहीं कर पाए, और 2015 में जब MDG ख़त्म हुआ तो हमने फिर नए गोल्स डिज़ाइन किए। इसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। और इसमें हमने 17 गोल्स को टारगेट किया है, और उसके अंदर 169 17 गोल्स हैं, और उसके अंदर 169 टारगेट्स हैं। और उसमें भी जीरो हंगर को लेकर एक गोल है, पावर्टी को लेकर एक गोल है कि हम इसको हटाना है। और ये जो SDG हैं ये 2015 से 2030 के लिए। देखते हैं कि इस बार हमने जो गोल्स तय किए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने जो गोल्स तय किए हैं, उससे क्या देश में, दुनिया में गरीबी रहती है कि हटा दी जाती है। तो यहाँ कुछ कंट्री का कंपैरिजन दिया कि नाइजीरिया में देखिए कितनी ज़्यादा गरीब है, 70% लोग गरीब हैं। बांग्लादेश, इंडिया में 35% लोग गरीब हैं। तो एक कंपैरिजन दिया होगा किस देश में गरीबी कितनी ज़्यादा है। अब बात करते हैं गरीबी के कारण के। तो अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे गरीबी क्या होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको पता होगा गरीबी होती क्या है। तो कई सारे कारण हैं गरीबी के। तो सबसे पहला जो कारण बताया गया है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पे आर्थिक जो गतिविधियाँ नहीं होंगी, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं होगा फैसिलिटीज़ का, और वो गरीब रह जाएंगे। दूसरा मेन रीज़न है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ जितनी ज़्यादा आबादी रहेगी वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा सरकार पे और वहाँ के रिसोर्स पे कि इन लोगों को कैसे हम रोज़गार दें, एम्प्लॉय करें। तीसरा यहाँ बताया गया है कि जो इंडस्ट्री, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी, और इंडस्ट्रीज़ होगी तो चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो जॉब प्रोवाइड करेगी, जिससे ओवरऑल जो मेंबर जॉब करेगा उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, उसको फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा और अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर निकाल पाएगा। इसीलिए आप देखो कि जो हमारे देश में माइग्रेशन होता है वो इसीलिए होता है। और अभी जो कोरोना काल में आपने देखा कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग बड़े शहरों से अपने अपने गाँव की ओर भागे हैं। तो ये लोग जो बड़े शहरों में गए थे इसीलिए गए थे कि इनके शहर, इसके इनके गांव, इनके राज्यों में इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, इनके पास प्रॉपर जॉब नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। इसलिए आप देखते हैं कि बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के लोगों ने माइग्रेट किया था महाराष्ट्र में, गुजरात में। और इस बार जो कोरोना काल में रिवर्स माइग्रेशन देखा गया, तो हमने देखा है कि ये सब लोग कोई ऐसे नहीं कि हाईली स्किल्ड लेबर थे। ये कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई लॉन्ड्री में काम कर रहा है, कोई दुकानों में काम कर रहा है, लेकिन ये छुटपुट काम भी इनको ये बड़े शहरों में मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पे बसे हुए थे और अपने घर को पैसा भेज रहे थे। और जब यहाँ पे कोरोना आया तो इन्होंने रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। तो ये सब कारण है कि उस स्टेट में, उस राज्य में, उस जो उनका ज़िला है वहाँ पे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होना, और जो नेचुरल रिसोर्सेज उसकी कमी होना। अब सरकार ने जो कई सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी लिए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने एक तो बताया आपको कि सरकार ने 2013 में राइट टू फूड या फूड सिक्योरिटी एक्ट ला दिया, जिसके तहत सरकार ने कोशिश की कि देश का हर एक व्यक्ति को खाना मिले, कोई व्यक्ति रात में भूखा नहीं सोए। 1993 में सरकार ने एक योजना लाई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और इस योजना के तहत सरकार ने कोशिश की थी कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, जो कि अनस्किल्ड लेबर है उनको रोजगार मिले। हमने 2005 में नरेगा लाया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और बाद में 2009 में इसका नाम चेंज करके हमने मनरेगा कर दिया। और आज इसमें हर व्यक्ति को उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में 100 दिन का रोजगार मिलता है। और इस बार जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो लोग अभी तक बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे वो अपने गाँव पहुँचे हैं जब, तो इनको सबसे बड़ा सहारा मनरेगा का भी है, क्योंकि इन लोगों के पास काम नहीं था और इन लोगों को मनरेगा में कम से कम 100 दिन का काम तो मिल रहा है। साथ में सरकार ने 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च किया था। ये सब जो है, ये सब रोजगार देने की, एम्प्लॉयमेंट देने की तरह ये सब योजना थी। और इसके तहत लोगों को रोजगार मिल रहा था, उनके घर के पास रोजगार मिल रहा था, उनको कुछ पैसा मिल रहा था, जिससे उनका जीवन स्तर ठीक ठाक चल रहा था। 2000 में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च की थी। और ये सब में आप देख रहे हैं, ग्रामोदय मतलब ग्राम का उदय, मतलब गांव में जो भी काम होना है, सड़क बननी है, वहाँ पे तालाब खुदना है, गांव में हैंडपम्प लगना है, गांव में लाइट लगना है, गांव में कुछ बिल्डिंग बनना है, तो ये सब योजना के तहत था। और सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना भी लॉन्च की, जिसके तहत सरकार ने, नाम में अन्न है मतलब सरकार सब्सिडाइज रेट में इनको, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिनको हम राशन दुकानें कहते हैं, वहाँ से इनको खाना मिलेगा, मतलब कच्चा खाना मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि
जिस देश में, जिस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पॉवर्टी रहेगी। भारत जो है सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है चाइना के बाद। तो हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा है। चाइना में हमसे कम इसलिए पॉवर्टी है कि आबादी भले चाइना में ज़्यादा है, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है वो इतना बढ़िया है कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास अमूमन रोज़गार है। और इसीलिए हम देखते हैं कि चाइना के जो भी प्रोडक्ट होते हैं भारत में इतने सारे बिकते हैं, क्योंकि वहाँ का हर एक व्यक्ति अपनी नॉलेज स्किल के हिसाब से काम करता है और प्रोडक्ट बनाते हैं और दुनिया भर के मार्केट में उन्हें डंप करते हैं। तो भारत को चाहिए, अगर उसको गरीबी दूर करना है तो उसको हमारे देश में हर एक व्यक्ति को रोज़गार देना पड़ेगा, उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी जो भी क्वालिटी है उसके हिसाब से। यहाँ पे हर एक स्टेट को कोई बेहतरीन पॉलिसी बनानी पड़ेगी और अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, और जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको कोप अप करना पड़ेगा, और साथ में जो एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि कोई गरीब का बच्चा ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई लिखाई उसकी छूट जाए और वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं हो, तो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो बड़ा होकर फिर वो भी गरीब बनेगा। इसलिए सरकार ने आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है कि हर एक बच्चा जो कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं सरकार ने लिए हैं, और जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी दूर हो, क्योंकि गरीबी दूर होगी तभी तो वो जो ह्यूमन है, जो गरीब है, वो लाइबिलिटी से हट के एसेट बनेगा, और फिर वो हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा, खुद का भी उत्थान करेगा, खुद का भी भला करेगा और देश का भी भला करेगा। तो दोस्तों ये रहा चैप्टर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ की पॉइंट्स आपने इससे उठाए होंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।